हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अंजू की पाठशाला। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबों को SCERT सिक्स टू 12th स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपको SCERT पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा और BPSC TRE 4 के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आप BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं जो यहाँ से डिट्टू क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद सब्जेक्ट वाइज MCQ कराया जाएगा। साथ ही हर एक चैप्टर से BPSC में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी प्रैक्टिस कराया जाएगा इसी चैनल पर। तो गाइज, आप BPSC TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़िए। मैं गारंटी देती हूँ कि आपका BPSC में SCERT और NCERT का एक भी सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज मैं SCERT का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका अध्याय 1 जिस चैप्टर का नाम है हमारा सौर मंडल। तो चलिए शुरू करते हैं। गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में कम तो कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? तो यहाँ तो हमारा सरल भाषा में दिया हुआ कि कोई गोविंद था, वो पिताजी के साथ छत पे सोया हुआ था और वो पूछ बैठा पिताजी से कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो कुछ में कम और कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। तो उसके पिताजी क्या बोले कि आसमान में चांद तारे का एक पूरा परिवार फैमिली होता है और कल उसको लेके तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं उसकी सारी बातें समझ में आ जाएगी। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य एवं उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। तो उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले सूर्य का एक बड़ा सा चित्र देखा। उसमें से उसके पिताजी ने बताया कि जैसे हमारा एक परिवार होता है उसी तरह सूर्य के परिवार होते हैं। स्वयं सूर्य ग्रह और उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर आया। आगे क्या दिया हुआ है? सूर्य सौर परिवार का मुखिया। तो सूर्य क्या होता है? सौर परिवार का मुखिया यानी हेड। गोल छत के नीचे लगी कुर्सियां पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरीनुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या? ये तो रात हो गई। तभी आवाज गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी, सूर्य और परिवार का मुखिया है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है, सॉरी, यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। तो यहाँ क्या बताया गया? वही कि एक बच्चा जो तारामंडल में गया और वहाँ बैठा, फिर वही जो वहाँ का था, क्या बोलते हैं उसको, उद्घोषक था, जिन्होंने कहा कि सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्राय इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी ग्रह हैं वहाँ रोशनी जो पहुँचती है वो सूर्य से पहुँचती है। तो यही पूरा परिवार का मुखिया होता है सौर परिवार का। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपेटें दिखाई देती है। अगर हम उसे दूरबीन से देखें तो सूर्य से जो है वो दूरबीन से देखते हैं पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। इसे सौर परज्वाल कहते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, इस दूरबीन से अगर हम सूर्य को देखेंगे तो वहाँ उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है। इसे क्या कहते हैं? तो सौर परज्वाल कहते हैं।
ग्रहों से परिचय। चलिए अब हम लोग ग्रहों का परिचय पढ़ेंगे। सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। तो वहाँ क्या हुआ, सूर्य था पहले, उसके बाद उसके बगल में एक गोला उभरा जो सूर्य से छोटा था और वो भी चमकने लगा। तो गोविंद पूछ बैठा कि पिताजी यह क्या है? उतने में वहाँ का जो बताने वाला उद्घोषक था उसकी आवाज़ गूंजी कि ये 8 गोले और सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। यानी ग्रहों में हम यहाँ क्या दिया गया है कि ग्रह में स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यानी सूर्य से जो प्रकाश निकलती है उस, जैसे हमारी धरती है वो ग्रह है, तो सूर्य से प्रकाश आती है तब हम लोग हर एक चीज़ को देख पाते हैं। हमारे ग्रह के पास तो कोई प्रकाश है नहीं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ हम ग्रह के 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे जो दिया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। यानी कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह, इसलिए उसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया मंगल ग्रह है। जो था तीर जिस गोले को दिखा रहा था वह सूर्य से सबसे निकट कौन सा ग्रह था? बुध ग्रह। उसके बाद तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। यानी दूसरा ग्रह जो था, तो उद्घोषक ने बताया मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण से लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह जो है, यहाँ देखिए मानचित्र, जैसे कि पूरा मानचित्र दिया गया ग्रह का, फिर बीच में सूर्य है। सूर्य से सभी ग्रहों को प्रकाश मिलती है और अगल बगल में 8 ग्रह हैं। तो फर्स्ट में सबसे नज़दीक बुध ग्रह, फिर तीर ने मंगल ग्रह की ओर इशारा किया, तो यह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह हैं। इसी को इस पूरे सबको मिला के सौर मंडल कहते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों की घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे थे। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो उसके पिताजी ने क्या कहा कि देखो सभी ग्रह तो घूम रहे हैं अपने दिशा में, लेकिन 2 ग्रह जो है वो उल्टी तरफ से घूम रहे हैं। तो तभी उद्घोषणा हुई, वहाँ घोषणा हुई कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर के छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। शनि ग्रह जो है उसके चारों ओर क्या है? छल्ले हैं। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में, प्लूटो जो था एक ग्रह था जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, लेकिन अब उसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई। आसमान में टिमटिमाते तारे। अब चलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। तो यहाँ क्या बोला? अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला, अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर हैं इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तो यहाँ क्या बोला है कि अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला, अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। पहले सूर्य और ग्रह था, अब उसका रंग बदल के तारे टिमटिमाने लगे। और तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर पर हैं इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यानी जो तारा है उसके पास अपना प्रकाश होता है और ये तारे हमसे बहुत दूर होने के कारण हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तरह तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है।
इसमें बोला है कि इसमें से बहुत सारा ऐसा तारा है जो सूर्य से भी बड़ा है, और सूर्य भी तो एक तारा है, यानी सूर्य भी एक हमारा तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है। यानी कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, 8 मिनट का। और सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। यानी कि सूर्य तो हम पृथ्वी से नज़दीक है, इसलिए इसका प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट ही लगता है, जबकि इससे नज़दीक अन्य कोई भी तारा है तो उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना लगेगा, 4 वर्ष का समय। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यह कितनी दूरी पर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 सवाल दिए गए हैं। प्रकाश की गति ज्ञात कीजिए और सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है वो लगभग 15 करोड़ के आसपास है, और कभी ये दूरी घटते बढ़ते रहती है, कभी 15 करोड़ से कम तो कभी 15 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा जो सवाल दिया है वो है सूर्य और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंडों के नाम पता कीजिए। सूर्य और पृथ्वी यानी कि इसके सबसे नज़दीक आकाशीय पिंड, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र हो गया, पृथ्वी जो है पृथ्वी से नज़दीक ग्रह बुध हो गया, इधर मंगल हो गया आपका। तो ये सब इसके नज़दीक आकाशीय पिंडों के नाम में आ जाएंगे। अब आगे दिया है पृथ्वी हमारा घर। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। जो गोविंद था वो तारों के बारे में समझ चुका था। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चलें। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद है। अब हमारे पृथ्वी के बारे में उद्घोषक ने बताने लगा। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। और उद्घोषक ने क्या बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, और यही एकमात्र ग्रह है यानी जिसमें हम रहते हैं वही एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। जैसे जल है, ऑक्सीजन है, जितने प्रकार की गैसें हमें जीने के लिए चाहिए वो यहाँ सब मौजूद है, इसलिए हम पृथ्वी पर रहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसे नजर आती है, तो नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होनी, यानी प्रकाश की किरणें हैं वो जाके और फिर टकराती है, उसी को परावर्तित होना बोलते हैं। तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तक सर्वाधिक होता है। अब जो समुद्र है वहाँ से नीले रंग का परावर्तक सबसे सर्वाधिक होता है, इसलिए इसी कारण जो पृथ्वी है वो नीली नजर आती है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है, यानी पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है और मात्र 29% स्थल है। अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। यहाँ बताया गया है कि जलीय भाग यानी 71% जल होने के कारण हमारे धरती पर, इसलिए यह ग्रह नीला दिखाई देता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ, उपग्रहों की सैर। अब हम पढ़ेंगे उपग्रहों की सैर। उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे थे। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे थे। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यानी अब हम वहाँ तारामंडल में जो उपग्रहों की सैर कराने लगा, तो उसमें से ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते थे।
गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। जितने भी गोलाकार छत थे उस पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा था। पृथ्वी के चारों ओर जो था वहाँ भी एक पिंड घूम रहा था। ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, यही है चांद, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो जो पृथ्वी था उसके चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा था। और हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा, जो हमारे पृथ्वी से नज़र आता है। तो वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उसके बाद चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। यहाँ बोला गया है चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा ही दिखता है। जैसे हम सब देखते हैं कि हम पृथ्वी से ही हम लोग चंद्रमा का आकार देख सकते हैं, क्योंकि वह पृथ्वी से बहुत नज़दीक है, इसलिए हमें इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। देखिए यहाँ दिया गया है, पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है चंद्रमा का प्रकाश। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन में लगाता है। यहाँ बताया गया है कि चंद्रमा जो है, जैसे पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाता है, उसी तरह चंद्रमा भी जो है पृथ्वी का उपग्रह है और वो भी पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है। तो यह कितने दिन में पूरी करता है? 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यहाँ बताया गया कि चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। चंद्रमा के बारे में क्या बताया? दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसका धरातल उबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। इसका जो धरातल है वो बहुत उबड़ खाबड़, यानी गड्ढा उड्ढा पूरा उबड़ खाबड़ है और समतल नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी समतल भी हर तरह का यहाँ पाया जाता है, लेकिन जो चंद्रमा है वहाँ पे सिर्फ उबड़ खाबड़, इसका जो समतल नहीं है धरातल, और इस पर मिट्टी भी नहीं है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि उबड़ खाबड़ है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। जितने भी उपग्रह होते हैं और ग्रह के चारों ओर घूमते रहते हैं। हमने पढ़ा कि तारे हैं, तारों के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, ग्रह के चारों ओर उपग्रह घूमते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं। यहाँ बताया गया कि कुछ ग्रह के बहुत सारे उपग्रह हैं लेकिन किसी का एक भी नहीं है। जैसे पृथ्वी का बहुत सारा ग्रह, एकमात्र ग्रह है चंद्रमा, और बाकी ऐसे ग्रह हैं जिसके 5-6, तो बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा भी ग्रह है जिसका एक भी ग्रह नहीं है। अकेले बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। यहाँ पे क्या बताया गया? यहाँ बोला गया कि अकेले बृहस्पति के 73 तथा शनि के 63 बृहस्पति के 63 तथा शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह जो है उसका टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के 62 उपग्रह हैं, लेकिन उसमें से सबसे बड़ा टाइटन है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता, उसी तरह उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता। ये भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। उपग्रह जो होते हैं वो भी जैसे ग्रह सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश ग्रह के पास आता है, उसी तरह उपग्रह भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, रात में चंद्रमा को ध्यान से देखें। कॉपी पर लिखें आपने क्या देखा, इसकी तुलना दादा दादी की कहानियों से करें। तो इसमें घर की एक्टिविटी दी है कि रात में चंद्रमा को ध्यान से देखें और कॉपी खोलें, उसमें क्या क्या नज़र आ रहा है आपको देखें। जैसे कि हम बचपन में हमारे दादा दादी जो भी होते थे वो कहानियाँ सुनाते थे चंद्रमा के बारे में। जैसे चंद्रमा पे एक दादी में बैठी रहती, इस टाइप का। तो जो भी आपको वहाँ बैठे आसमान को देखें, जो भी नज़र आ रहा है कॉपी में नोट करें, और जो भी कहानी सुनी थी आपने बचपन में उससे तुलना करें। तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं
इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। अब इसी के साथ उद्घोषक ने क्या किया, सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचा जो सब जानकारी दे रहा था, और सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी, उसमें जो भी वैज्ञानिक जानकारी था उसको प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया, और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए। ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि जितने भी घटनाएं होती है, जैसे वैज्ञानिक सभी खगोलीय घटनाएं, जितने भी खगोलीय घटनाएं होते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। जैसे हमारे गांव में बहुत सारे ऐसे अंधविश्वासों से बहुत सारा कहानियां प्रचलित होती है, लेकिन नहीं, हमें उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझना चाहिए। शो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलने लगे। शो अब खत्म हो चुका था और सभी लोग बाहर निकलने लगे थे। यहाँ क्या दिया गया है, एक चित्र, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिक्रमा। ये चंद्रमा है और ये हमारा पृथ्वी है, तो बोले ग्रह है और ये उपग्रह है। उपग्रह जो है ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसमें यही बताया गया है। अब आगे है, गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उसके पिताजी ने क्या कहा कि उसमें बहुत सारा बातें उसको पता करने नहीं बताया गया। सौर परिवारों में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यानी कि सिर्फ ग्रह और उपग्रह ही नहीं, बल्कि बहुत सारे छोटा पिंड होता है जो चक्कर लगाता है। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। यानी मंगल और बृहस्पति जो हम दो ग्रह पढ़े उसके बीच होता है। खगोलविदों का मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं। जो भी हमारे विज्ञान खगोल के बारे में जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उसका मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। क्या बताया गया है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। अब यहाँ दिया गया है ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं ग्रहों की संख्या का विवरण। उसमें दिया गया है क्रम संख्या, इधर यहाँ क्रम संख्या दिया गया है, यहाँ ग्रहों का नाम दिया गया है, यहाँ घूर्णन समय अपने अक्ष पर कितने समय पे घूमती है, यहाँ परिभ्रमण समय यानी सूर्य के चारों ओर कितने समय एक दिन में घूमती है, यहाँ उपग्रहों की संख्या दिया गया उस ग्रह का। जैसे फर्स्ट है हमारा बुध, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध। यह अपने अक्ष पर कितना समय लेती है, तो 58.6 दिन, 58.6 दिन में अपने अक्ष पर घूमती है। लेकिन सूर्य के चारों ओर से 87.97 दिन लगते हैं पूरा करने के लिए। उपग्रहों की संख्या, जैसे हमने पिछले ये में पढ़ा, पैराग्राफ में पढ़ा कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, तो यहाँ शून्य यानी कि उसका उपग्रह नहीं है। अब सेकेंड जो दिया गया हमारा शुक्र जो है वो 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन समय उसका। लेकिन वही सूर्य के चारों ओर का वो परिभ्रमण समय पूरा करती है 224.7 दिन में, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। तीसरा पढ़ेंगे हमारा पृथ्वी, जहाँ हम रहते हैं, यह 23.9 घंटा एक दिन यानी एक दिन में अपने अक्ष पर घूमती है, तो 23.9 घंटा यानी 24 घंटा से कुछ कम ही रह जाता है इसको अपना अक्ष पर घूमने में। जबकि वो पूरा सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है 365.3 दिन में। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अब चौथा दिया गया है मंगल जो है वो अपना अक्ष पर 24.6 घंटा में मतलब अपने अक्ष पर घूमती है, और
मंगल जो है 4 नंबर पे, वो 24.6 घंटा में अपने अक्ष पर घूमती है। वहीं सूर्य का एक चक्कर 687 दिन में पूरा करती है और इसका 2 उपग्रह है। 5वां बृहस्पति। बृहस्पति जो है 9.9 घंटा, यानी अपने अक्ष पर उसको 9.9 घंटा लगता है। वहीं सूर्य का एक चक्कर पूरा करने की में उसे 11.86 वर्ष लग जाता है और इसका कुल 63 उपग्रह है। 6 है शनि हमारा। शनि जो है वो 10.3 घंटा में अपना चक्कर लगाता है। वहीं सूर्य का एक चक्कर लगाने में उसे 29.46 वर्ष लग जाता है और इसके 62 उपग्रह हैं। 7 है हमारा यूरेनस, जिसे अरुण कहते हैं। अरुण 16.2 घंटा में अपना अक्ष पर एक अक्ष पूरा करता है, यानी एक दिन। और वहीं उसको सूर्य का एक परिक्रमा लगाने में 84.01 वर्ष लगता है और इसका कुल 27 उपग्रह है। लास्ट जो है हमारा नेपच्यून, जिसे वरुण के नाम से जानते हैं। ये अपने अक्ष पर 18.5 घंटा में घूमती है और इसका ये सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में कुल 164.80 वर्ष लेती है और इसका कुल उपग्रहों का संख्या जो है वो है 13। नोट, अब यहाँ नोट में दिया है हाल के अनुसंधान एवं खोजों के उपरांत प्लूटो को ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि प्लूटो को जो है वो ग्रहों की सूची में से निकाल दिया गया। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। यानी जो बहुत सारा ऐसा तारा होता है जो आसमान से टूटते हुए नजर आते हैं, आकाश से टूटकर गिरते हुए नजर आते हैं, ये तारे नहीं होते, बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। टूटकर जब ये गिरते हैं, टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं। बहुत बार जैसे हम लोगों ने बचपन में देखा है, कोई चमकता हुआ अचानक आसमान से आता है और गिर जाता है। तो इसमें बोला है कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। जैसे उल्का पूरी तरह जल भी नहीं पाता है और वो पृथ्वी पर अचानक गिर जाता है, तो उससे धरातल पर गड्ढे का निशान आ जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं अपना आकाश गंगा, ये हो गया हमारा तारे जो टिमटिमा रहे हैं। अब आगे दिया गया है ध्रुव तारा। अब हम लोग जानेंगे ध्रुव तारा के बारे में। ध्रुव तारा क्या होता है? यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। यह क्या है? एक स्थिर तारा, यानी कि ये गति नहीं करता है। यह उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी, यह जो है हम जब मैप देखेंगे तो उसमें पता चलेगा हमारा उत्तर दिशा में उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी जो है उसके उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है, वहीं स्थित है वो। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। विषुवत रेखा से अगर हम इसको देखेंगे तो यह क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है ज्यों-ज्यों। लेकिन हम अगर ध्रुव की ओर ही पढ़ेंगे तो उसका क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। क्या बोला यहाँ? इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। क्यों? क्योंकि उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है। ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में दिखता है। इससे नाविक जो भी है समुद्र में जाता था वो दिशा पता करता था तो उत्तर दिशा से वो उन्हें पता लगती थी। आगे है तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम शशि भी कहते हैं। यानी पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो उसके बीच भी बहुत सारा समूह नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है
इन्हें हम शशि कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति के तरह नजर आते हैं। इन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। ये नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। यानी कि इसके बीच जो भी है 12 की संख्या में जो पृथ्वी और सूर्य के बीच समूह में नजर आता है विभिन्न तारा, सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है, मतलब उसमें बहुत सारा ऐसा तारा होता है। उसमें से कुल संख्या कितनी है 12। और इसी से राशियों का जैसे राशिफल होता है, जो पंडित जी देखते हैं मेष, वृष, मिथुन, ये 12 कुल मिला के होता है। अब आगे दिया गया है पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। अब पृथ्वी की चारों ओर भी विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारे के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। जब चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो ये किसी न किसी तारों के इन समूहों से गुजरना पड़ता है। जो पृथ्वी जिसमें 27 है तारों का समुदाय है, वो जिनकी संख्या 27 है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त यानी हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उद्रा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। जो हमारे पृथ्वी जो है इनमें से 14 पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है, इसलिए नक्षत्र की अवधि 14 दिनों की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा। उसे नई नई जानकारियां मिली थी। वह काफी खुशी खुशी घर लौट रहा था। जब गोविंद को पूरा रहस्य पता चला ब्रह्मांड की, तारामंडल की, तब वह उसे नई नई जानकारियां मिली, तब वह काफी खुशी खुशी घर लौट रहा था। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही। अब अगला जो क्लास है उसमें मैं क्वेश्चन आंसर के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूंगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।